अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और जनाब आज है 13 रजब, जिसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जनाब, शो का आगाज़ करते हैं और शो के आगाज़ में आज हम बात करते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद कैसे करनी चाहिए और मदद करने के बाद क्या वाकई मदद का जिक्र करना चाहिए किसी से और ये कहना चाहिए कि भाई हमने फ़लाँ की मदद की और हमने फ़लाँ की मदद की। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं और किसी के साथ नेकी करते हैं और उसका तज़किरा, उसका जिक्र किसी और से करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये उस शख्स के लिए भी अच्छा नहीं होता और ख़ुद आपके लिए भी अच्छा नहीं होता। कहा यही जाता है कि नहीं, आपकी जो नेकियां हैं वो नेकी बहुत ज़्यादा मकबूल होती है जो आप बिना बताए किसी के साथ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आपने किसी की मदद की और मदद करने के बाद आपने उसका जिक्र सब जगह कर दिया, तो ये आपने जो वो शख्स था ना, पर्टिकुलर शख्स था जिसकी आपने मदद की थी, उसके बारे में आपने सबको बता दिया। मतलब आपने उसका जो पर्दा था वो नहीं रखा। तो आपने एक दूसरे का पर्दा भी रखना होता है। एक दूसरे की मदद करने के बाद बार बार जाकर उसको जताया भी नहीं जाता। एक दूसरे की मदद करने के बाद बार ये एहसास भी नहीं दिलाया जाता कि हमने तुम्हारी मदद की, हमने तुम्हारी मदद की। इससे नेकियां ना ज़ाया होने लगती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ये रेजोल्यूशन रखें, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बनाएं, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से ढालें कि किसी की मदद करें मगर खामोशी के साथ करें। चैरिटी करें तो किसी को ना बताएं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। अब जैसे कि रमज़ान आ रहा है, उसमें आप देखें कि लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी ये सारा साल क्या करते हैं, या सिर्फ रमज़ान में ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तो जब आप खालिस दिल और जज्बे के साथ लोगों की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। तो बस आज का मैसेज यही है कि मदद करें और खामोशी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगियों को नेकियों से भरें, अपनी ज़िंदगी में नेकियां बढ़ाएं और मनफी सोचों से दूर रहें, मुस्बत चीज़ें करें। चले जी आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं टॉप स्टोरीज़। और टॉप स्टोरीज़ जो हैं वो क्या हैं? टॉप स्टोरीज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो हैं ज़िला शर्की गुलजार हिजरी पहुंच गए हैं। और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला शर्की गुलजार हिजरी स्कीम 33 में 104.5 मिलियन रुपए की लागत से रहीम बख्श सोमरो रोड की तामीर समेत दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया है। अच्छा, दूसरी टॉप स्टोरी जो है वो हमारी है कि कराची के इलाके माई कुलाची के करीब मैन होल से 4 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनमें एक मर्द और 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं एक और ख़बर। दुनिया भर में मौसीकी के शायकीन के लिए एक अहद जो है वो अख्तिताम को पहुंचा। MTV, बहुत सारी लोगों की यादें जो हैं वो इससे जुड़ी होती हैं। इसके बारे में बताएंगे आपको कि MTV जो है वो क्यों बंद हो रहा है और क्या वजूहात हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं। और ये खबर है जी, होटल्स मालिकान तजावुज़ात से गुरेज करें। SP जो SOPs हैं, जितनी भी SOPs आपको दी गई हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, कमिश्नर कराची की तंबीह जो है वो सामने आई है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ में न्यूज़ सेशन में शेयर करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं कि हुकूमत से सिंध का कराची के मुनदिम होने वाली इमारतों के रिहायशियों को महफूज रिहाइश फराहम करने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से भी न्यूज़ सेशन में बात करेंगे। और साल 2026 का पहला सुपरमून जो है वो नज़र आएगा। अच्छा जी, ये सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल आपके साथ में शेयर करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी गोल्ड प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। गोल्ड के प्राइस क्या है? सोने और चांदी की कीमतों में कमी के बाद फिर जो है वो तेज़ी आ गई है। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा हो गया है। आलमी मार्केट में जो सोने के प्राइस हैं डेफिनेटली अब वो इंक्रीज़ हुए हैं और 1 तोला चांदी जो है वो भी 227 रुपये इजाफे से बढ़ गई है। अच्छा जी, ये वो तमाम टॉप स्टोरीज़ थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हमारे करस्पॉन्डेंट आएंगे तो डेफिनेटली हम उनसे डिटेल में ये सारी न्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो भाई 2026 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी ऐसी बातें कि बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे स्टडी प्लान्स, अब्रॉड जाने के ख्वाब, कैसे जाएं, क्या क्या अभी नई पॉलिसीज़ आई हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है मुल्क से बाहर जाने के लिए। चाहे आप इमिग्रेशन के वीज़ा पे जा रहे हैं, या स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, या फिर आप जॉब के वीज़ा पे जाना चाहते हैं। लेकिन 2026 लेकर आया है बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जिसमें आप नए तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं उसमें नरमी आई है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि टफ़ हैं। और कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जिनकी तरफ से अभी मतलब फॉर द टाइम बीइंग वीज़ा की जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी है। तो बाहर जाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? लाइक कनाडा, अमेरिका, यूरोप,
एंड ऑब्वियसली मेनली इंग्लैंड, और लोगों का ख्वाब होता है कि वहाँ पर जाएं और तालीम हासिल करें, वहाँ पर जाएं और जॉब्स करें और रहें और अपना लाइफस्टाइल जो है उसको बढ़ाएं। तो इस पर बात करने के लिए शाहज़ेब भाई हमारे साथ हैं। शाहज़ेब भाई को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शाहज़ेब भाई, 2026 अब इसका स्टार्ट है, तो क्या पॉलिसीज़ आई हैं नई और किस तरह स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? क्या कुछ चेंज हुआ है या फिर सेम है वही सारा प्रोसेस? अच्छा, आपने ख्वाब की बात की। हाँ। तो बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से प्रोफेशनल्स, हाँ, जागते में भी वो ख्वाब देख रहे होते हैं कि बस किसी तरीके से हम उड़ के वहाँ की ज़मीन पर पहुँच जाएं, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर वो मेरे ख्याल में शायद वो जब वो ट्रैवल में होते हैं, जब वो प्लेन में बैठे होते हैं ना, तब भी वही दुआएं मांग रहे होते हैं बस किसी तरीके से कनाडा आ जाए, बस उनको किसी लग तरीके नहीं से। रहा होता कि उनको reality यकीन हो नहीं आ चुकी रहा है। होता, हाँ, उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि जी फाइनली वी आर गोइंग, और वो जब उतर जाते तो फिर वहाँ वो कहते हैं नहीं जी आ गए हैं फाइनली, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। पहुँच चुके हैं जी, अब ये ख्वाब नहीं रहा, ये हकीकत बन चुका है। अच्छा देखिए, बहुत से लोगों के ख्वाब ही रहे 2025 में, हाँ। लेकिन 2026 मैं समझता हूँ कि उन तमाम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतर साल हो सकता है। हाँ। क्योंकि देखें, जो पाकिस्तान की ओवरऑल कंडीशंस, उसकी बेसिस पे तो 2025 में भी काफ़ी सारे लोग, नौजवान यहाँ से गए और यंगस्टर्स गए यहाँ से। 2026 में मुझे लगता है कि बहुत से लोग जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, और एंड ऑफ द ईयर हम मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे स्लाइड्स में कि पाकिस्तान से इतने सारे लोग माइग्रेट कर गए। तो देखें, अच्छी मार्च के लिए अगर कोई भी ट्रैवल करना चाहे, माइग्रेट करना चाहे, तो वो तो कर भी सकता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि बच्चे जो प्रोग्राम्स आपके बड़ा अच्छा तरीके से देखते हैं और इंटरमीडिएट जिन्होंने किए हुए हैं, तो अगेन बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें भी कुछ रिसेंटली बिल्कुल चेंजेस आए, उस पर भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। वो है यूके की। यूके के स्टूडेंट वीज़ा में बिल्कुल अभी जो रिसेंट अपडेट आई है, वो अपडेट थोड़ी सी डिस्करेजिंग ज़रूर है, लेकिन ऑन द अदर साइड एनकरेजिंग भी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिस्करेजिंग ये है कि पाकिस्तान के लिए यूके ने तकरीबन कोई 12 यूनिवर्सिटीज़ को बैन किया है, और उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर वो एडमिशन्स बच्चे लेते हैं तो अभी फॉर द टाइमिंग वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा। इस इनटेक के लिए उसकी मेजर वजह ये रही है कि जो सितंबर इनटेक था 2025 का, उसमें पाकिस्तान से जो यूके की वीज़ा सक्सेस रहा है वो तकरीबन 18 से 22% रिफ्यूज़ल्स आए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो असाइलम था। पास्ट में 2025 में पाकिस्तानी स्टूडेंट जो बहुत सारे वहाँ पर गए, पाकिस्तानी व बांग्लादेशी भी, सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पहुँच के और असाइलम अप्लाई किया। तो जिसकी बेसिस पे उनका अब अप्रूवल परसेंटेज थोड़े से नीचे आ गए, 18 से 22% तकरीबन रिफ्यूजल रेशो आ गया था सितंबर 2025 के इनटेक के लिए। सही। तो जिसकी बेसिस पे उनकी रिस्ट्रिक्शंस हो गई है उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। हाँ। कि अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो या तो अभी आप एडमिशन ना लें, कोई और यूनिवर्सिटी सर्च करें यूके की, नहीं तो फिर इसी यूनिवर्सिटी में लेना है तो इस इनटेक के लिए जो अप्रैल और मई का इनटेक है उसमें पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो यूके में और भी बेशतर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी रैंकिंग अच्छे हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं तो वो यूके की मुख्तलिफ और भी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनके लिए वैसी आसानियाँ है कि आप बैंक स्टेटमेंट लगाएं, 28 दिन का आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और आप अप्लाई करें। यूके का वीज़ा रेशो वैसे ही बाकी कंट्री से काफ़ी मुख्तलिफ है, यानी कि अगर हम 18% अभी देखते भी हैं कि जो अभी रिफ्यूज़ल्स आए हमारे पास सितंबर में, तो इट मीन्स 82% अप्रूवल भी है। ठीक है। हाँ। अगर हम किसी भी दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं तो बहुत बेहतर पॉलिसीज़ हैं। हाँ। अच्छा, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में ही देखना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं सबसे बेहतर इस टाइम पे ऑप्शन क्या है, सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन क्या है, तो मैं समझता हूँ 2026 का जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन होगा ना, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। क्योंकि पास्ट में हमने 2025 में पूरा देखा कि यूएस ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस किए, ईमेल एड्रेसेस के ऊपर बड़े रिफ्यूज़ल्स किए, बड़ा उन्होंने अब देखा कि DS 160 में जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं जो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ सोशल मीडिया बड़ी पोस्ट वायरल हो रही होती हैं, लोग पोस्ट लगा रहे होते हैं, उसकी बेस पे यूएस ने बड़े रिफ्यूज़ल्स किए। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 2024 से 0 पे आया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2026 तमाम स्टूडेंट्स के लिए यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, और स्पेशली वो लोग जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए पूरे यूरोप में स्वीडन एक बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन, बहुत कम पैसों में विद फैमिली अगर मूव होना है तो इस टाइम पर स्टूडेंट वीज़ा के लिए 2026 का जो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो स्वीडन है। स्वीडन की एप्लीकेशंस 30 जनवरी तक ओपन है, स्टिल ओपन है, जो कि सितंबर इनटेक एक साल में एक दफ़ा इनटेक होता है। हाँ। उसके लिए एप्लीकेशंस ओपन है, उसके लिए एप्लीकेशंस जो है वो ओपन है। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर कोई इंग्लैंड जाना चाहता है, यानी स्टूडेंट है, जॉब वीज़ा पे जाना चाहता है, तो थोड़ा शॉर्ट करके थोड़ा आसान तरीका बताएं कम पैसों में कि कोई इंग्लैंड जाए और अपनी स्टडी भी कर सके, या फिर अगर वो इमिग्रेशन के तौर पे जाना चाहते हैं, जॉब वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो तीनों के बारे में बताएं ना।
देखिए स्टूडेंट वीज़ा पे आके जाना चाहते हैं तो वैसे भी वो जॉब्स तो कर सकता है। हाँ। स्टूडेंट वीज़ा पे 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं और वो जॉब भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स यानी कि मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप अपनी स्पाउस को साथ लेके जाते हैं तो विद फैमिली आप लेके जा सकते हैं और उसमें भी वो स्पाउस फुल टाइम काम कर सकती हैं। मतलब आप अगर 2 लोग जा रहे हैं तो स्पाउस फुल टाइम काम कर सकती हैं या कर सकते हैं अगर वो मेन एप्लीकेंट कोई मेल या फीमेल है, और अगर वो मेन एप्लीकेंट है तो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उसमें बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाके काम की नियत भी हो सके, यानी कि 50% हमारा ऑब्जेक्टिव है काम करना और सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा स्टडी करना, तो वो भी पॉसिबल है। दूसरी चीज़ आपने बात की वर्क परमिट के हवाले से या कोई जॉब के हवाले से, ईजीएस्ट प्रोसीजर अगर कोई यूके का है तो यूके में एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके का आ रहा है कि अगर आपको जॉब ऑफर आ जाती है वहाँ से तो आप बड़ा इजीली जा रहे हैं, मूव हो जाते हैं। 10, 12, 15 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस आता है उसमें। हाँ, अच्छा, वहीं से अगर जॉब ऑफर हो गई क्योंकि उसमें बेशतर एक्सपेंसेस आपके एम्प्लॉयर आपका जो बेयर कर रहा होता है। तो उसका बड़ा सिंपल तरीके का आ रहा है कि आपके पास एक अच्छा रिज्यूमे हो, रिज्यूमे में आपकी डिटेल्स बड़ी क्रिटिकल डिटेल्स और बड़ा ओपनली आपने सारी चीज़ों को लिखा हो उसके अंदर, आपके पास एक कवर लेटर हो, आप इंडीड है, लिंक्डइन है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं यूके की, बहुत सारी रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं या रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं यूके के अंदर, उनको आप अप्रोच करें, उनको अपना रिज्यूमे सेंड करें, वो आपके लिए जॉब्स ढूंढेंगे वहाँ पर। और बहुत सी जॉब्स तो ऑलरेडी यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, लोग उसको टारगेट कर सकते हैं जाकर और उसकी बेस पे जॉब्स अप्लाई करें। ऑफर लेटर उनको रिसीव हो जाता है तो सारा प्रोसेस वैसे भी आपका एम्प्लॉयर करेगा और आप इत्मीनान से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आप इत्मीनान से पहुँच सकते हैं, मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यहाँ से अप्लाई कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज जा रहे होते हैं, उनके लिए क्या है तरीक़ाकार? उनका तरीका बड़ा सिंपल है कि बहुत से मल्टीपल नहीं, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है ना जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कोई ऐसा रास्ता जिसमें उनको वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें जिसकी फीस भी कम हो, वो वहाँ पहुँच भी जाएं, साइड में पढ़ाई भी कर लें और जॉब्स भी मिल जाएं। अच्छा, यूके में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि यूके में एप्लीकेशन फीस तो मतलब कोई भी नहीं होती है। अच्छा, आप एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, 10 यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम 2, 3, 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो उसमें ये होगा कि हमें 50 पाउंड 100 पाउंड कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो यूके में एक तो सबसे बड़ी आसानी है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में 90% यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फीस कोई भी नहीं है। सही है। और फिर भी अगर वो अपने बजट में रहते हुए कोई यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहते हैं तो वो उनके लिए मैं एक और ज़बरदस्त चीज़ बताऊं कि यूके की 90% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ऑन द वेबसाइट वो नहीं बताती हैं कि आपको स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन जब आपका ऑफर लेटर आता है तो आपको एक सरप्राइज मिलता है कि आपको एक बोनस मिला है, उसमें स्कॉलरशिप मिल गई है कि अगर उसकी 10,000 पाउंड फीस थी तो आपको 4,000 5,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। तो ये भी एक आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज उस टाइप में होता है। तो इस तरह से भी अप्लाई हो सकता है। और अगर वो 100% स्कॉलरशिप पे करना चाहते हैं तो एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एकेडमिक्स में आपके आइल्स के स्कोर्स बहुत अच्छे हों, आपकी CGPA पास में जो है वो बड़ी अच्छी होगी तो उसमें स्कॉलरशिप मिल सकती है और यूके में अप्लाई कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ का वीज़ा बड़ा आसान है और स्टूडेंट्स जा सकते हैं और पैसे भी उनके कम लगे? जैसे मैंने बताया कि स्वीडन के अंदर इस टाइम पर सबसे बेस्ट और सबसे लोएस्ट कॉस्ट के अंदर और सबसे हाईएस्ट वीजा रेशो। भाई इसके एक तो स्वीडन हो गया, इसके अलावा हम बात करते हैं फिनलैंड की। अच्छा, लेकिन फिनलैंड बहुत सारे लोगों के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है ना, वो कहते हैं फिनलैंड की पता नहीं एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यूनिवर्सिटीज यहाँ पे भी जो लोग ज्यादातर जाना चाहते हैं वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं ना, तो ये बताएं कि फिनलैंड जाने का फायदा क्या है? फिनलैंड जाने का सबसे बड़ा फायदा ये कि कोई भी इस टाइम पर आपका नाजरीन में कोई भी अगर गूगल करेगा, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का पहले नंबर पे एजुकेशन सिस्टम। जबरदस्त, यही मैं चाह रही थी कि आप ये पहला पॉइंटर है कि फिनलैंड जाने की जो मेजर वजह है, फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है, अडॉप्ट करते हैं लोग उसको कि वो क्या ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन पढ़ा रहे हैं कि आप फ्यूचर में अपने बच्चों को भी वहाँ पढ़ाएंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उसका सिस्टम रिकॉग्नाइज है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक तो फिनलैंड बड़ी जबरदस्त जगह है और ज़ाहिर है यूरोपियन कंट्री में आता है, शेंजन कंट्री में आता है, तो उसकी बेसिस पे आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए 27 कंट्रीज ओपन हो जाते हैं। तो फिनलैंड एक बहुत बेहतर ऑप्शन है और अगेन विद फैमिली भी ऑप्शन है। तो लेकिन इसकी सबसे जो एक चीज़ ड्रॉप है कि छोटी सी, वो ये है कि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि आप जाए जो कतर, क्योंकि कतर ऑन अराइवल है पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, तो कतर जाकर आप अपना इंटरव्यू में जो जाके आप प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक करवा के डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है। पाकिस्तान से फिनलैंड में वीज़ा इसी तरीके से अप्लाई हो रहा है, स्टूडेंट वीज़ा,
कि आपको कतर जाकर वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक कराना होता है। और भी मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, मैं कतर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा है। बाकी तो आप अजरबैजान जाएँ, आप दुबई जाएँ, कहीं से भी जो भी फिनलैंड की एम्बेसी अवेलेबल है वहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यूरोप में एक फिनलैंड है, एक स्वीडन है, ये ईजी है। बाकी इसके अलावा अच्छा, जो मलेशिया, लोग दुबई जाना चाहते हैं कि वो ये होता है ना कि थोड़ा दुबई ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी फैमिलीज और भी रहते हैं, लोगों के रिलेटिव्स बहुत रहते हैं, तो लोग ज़रा कंफर्ट फील करते हैं कि नहीं दुबई इज़ बेटर प्लेस कि वहाँ से जल्दी भी आप आ सकते हैं, फ़्लाइट भी जो है वो थोड़ा शॉर्ट है और बहुत थोड़ा रेलेवेंसी भी है एंड ऑल दैट। दुबई जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए क्या चांसेस हैं? स्पेशली अब किसी ने मैट्रिक किया, इंटर किया, अब वो कह रहे, अब उसने सोचा कि भाई मैं यूरोप नहीं जाना चाहता, अमेरिका नहीं जाना चाहता, मैं जो है ना वो दुबई की तरफ जाता हूँ। तो दुबई में भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं? ये मैं आपसे जी, दुबई की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा यूके, इन 3 कंट्रीज की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस दुबई में अवेलेबल हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके की 3 साल के, जैसे एक मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी है, एसेक्स यूनिवर्सिटी है, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ है यूके की, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आप अगर ये देखते हैं कि जनाब ये तो 3 साल की मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा लग जाएगी अगर मैं यूके जाके स्टडी करूँगा। सही। बेहतरीन ऑप्शन ये है कि उसके आप कैंपस में ऑप्शन में आप अपना एडमिशन लें दुबई कैंपस के अंदर। 2 साल की डिग्री आपने वहाँ से कंप्लीट की, फाइनल ईयर जाके आपने यूके में कर लिया। आपने यहाँ पर डिग्री कंप्लीट की 2 इयर्स की, 3rd ईयर या 4th ईयर जाके आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लिया। सही। तो दुबई का आपने बड़ा अच्छा डिस्कस किया कि यूएई में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस अवेलेबल हैं और वो चीप कॉस्ट के अंदर। कौन कौन सी ऐसे कैंपसेस हैं जो कि फेमस हैं जो दुबई में इस वक्त? सबसे मैं समझता हूँ इस टाइम पर मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी एक है। अच्छा। उसका कैंपस वहाँ पे मौजूद है। बहुत एडमिशंस आते हैं, वो यूके की यूनिवर्सिटी है। और वो एक्सपेंसिव है या नहीं? सिर्फ यूके में जरूर है, लेकिन अगर हम यूएई में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट उसमें 70 से 80% फीस का डिफरेंस आ जाता है ओवरऑल फीस पे। अगर आप 3 साल की अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की भी है, मलेशिया की भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो जो लोग दुबई को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, अच्छा है, दुबई आपके नेबरिंग कंट्रीज में भी आता है एक तो, और क्लोजेड भी है, आप जल्दी ट्रैवल कर जाते हैं, 1.5-2 घंटे की ट्रैवलिंग में आपका पूरा मामला हो जाता है। तो उसमें दुबई के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं और आपकी 70-80% फीस भी सेव हो जाती है। जो इंजीनियर्स बन जाते हैं या डॉक्टर्स बन जाते हैं, स्पेशली इन दोनों के लिए दुबई में क्या चांसेस होते हैं? देखिए, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए जो चांसेस हैं ना दुबई के अंदर, वो मैं समझता हूँ मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत से कंट्रीज को अगर हम हटा भी देना, दुबई में बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं। अच्छा। उसकी ज़ाहिर बात है, हर एक को पता है कि वहाँ पर जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स होती हैं दुबई के अंदर, तो हर तरह की इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ आती ही रहती हैं। और अगर आपकी डिग्री ही दुबई से होगी, वो आपने इंजीनियरिंग में की है या आपने डॉक्टरेट में की है या चलिए जी, अगर आपकी पाकिस्तानी डिग्री है, आप इंजीनियरिंग या डॉक्टर हैं, तो दुबई में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि आसानी से किस तरीके से बाहर जाया जा सकता है। इमिग्रेशन वीज़ा पे बात करते हैं, ये किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, क्या करना होता है लोगों को? क्योंकि लोगों को ना सबसे मुश्किल यही लगता है कि भाई पूरी फैमिली के साथ वो इमिग्रेशन कराना, जाना, फिर पता नहीं इतने सारे पेपर्स, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स, इस वजह से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, नहीं अप्लाई नहीं करते कुछ लोग कि भाई बहुत बड़ा झंझट है। इस बारे में बताएं। अच्छा, देखिए, प्रोमिनेंट प्रोग्राम्स अगर हम देखते हैं पास्ट में भी वही रहे, 2025 में भी बड़ा टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स रहे। और अगर हम 2026 की बात करेंगे कि जो स्टिल कंफ्यूज हैं कि हमें जाना तो इमिग्रेशन पे है, लेकिन मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस को गूगल करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, तो उनको बड़े मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं कि हम ऑप्शन अडॉप्ट करें क्या। तो मैं समझता हूँ कि मेरी रिसर्च कोई 80 से ज़्यादा वीज़ाज़ पर मौजूद है इस टाइम पर। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर अगर हम 2026 की बात करें तो 3-4 ही प्रोग्राम प्रोमिनेंट हैं इमिग्रेशन के, जो विद फैमिली जाना चाहते हैं और स्किल्ड इमिग्रेशन, जिसके पास अपना कोई एक एजुकेशन मौजूद है और एक्सपीरियंस कुछ नंबर ऑफ ईयर्स का है, तो वो इमिग्रेशन पर अप्लाई करते हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ एक तो आज की डेट तक भी ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है, सब क्लास 189, 190, 491 इमिग्रेशन। दूसरे नंबर पर जो आती है वो है कैनेडियन इमिग्रेशन, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोग्राम है। 2005 से एक्सप्रेस एंट्री का प्रोग्राम था, वो चल रहा था। फिर पीएनपी का प्रोग्राम आया, प्रोविजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम, उसमें अप्लाई किया जा सकता है। कैनेडियन इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग इमिग्रेशन प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड। 3rd नंबर पे है EB2 NIW, यूएसए की इमिग्रेशन। इस पे भी हम बात कर सकते हैं। और अब जो इससे भी लीस्ट टाइमलाइन के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड और है स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा। सही। तो ये 5 मैं समझता हूँ कि एक बेहतर प्रोग्राम्स हैं 2026 को। अगर हम लेके भी आगे चलते हैं इन ऑप्शंस को, जो कोई भी एक्सप्लोर करना चाहता है, मैं क्विकली इनकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, जिसको भी वो लोग मीट करते हैं
डू इट योरसेल्फ। आपको जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए किसी को दें, आप अप्लाई करें। ऑल दो हर एक की एक्सपर्टीज जरूर है, लेकिन वो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्विकली अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की, जिसके पास आज की डेट में 16 ईयर एजुकेशन और टोटल 1 ईयर का एक्सपीरियंस मौजूद है पिछले 5 साल के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ी है, फिर FAQs आते हैं कि हमारे पास तो अभी फॉर द टाइमिंग जॉब नहीं है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। 5 साल में से 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। एज आपकी 44 से कम अगर है तो आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। पॉइंट्स कैलकुलेटर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। 65 पॉइंट्स अगर आप मीट करते हैं, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में 527 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जिसमें डॉक्टर से रिलेटेड भी, मतलब हेल्थ प्रोफेशनल से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में मौजूद हैं। AI की हम अगर बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, डाटा साइंसेस की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी प्रोमिनेंट है इस टाइम पर। कैनेडियन इमिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो 47 एज लिमिट है, 16 ईयर एजुकेशन और अगेन 1 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस उसमें रिक्वायर्ड है। हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिमांड ज़रा ज़्यादा है इधर, कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, अगर आप डेंटिस्ट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो तमाम लोग कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक सर्टेन बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होती है, तकरीबन 25 लाख रुपए तक तकरीबन अगर आपके पास है तो आप विद फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। US की जो इमिग्रेशन है उसमें IELTS की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई एज लिमिटेशन है। 16 ईयर एजुकेशन, 5 ईयर एक्सपीरियंस जिसके पास मौजूद है वो US की EB2 NIW अप्लाई कर सकता है। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी का है ये जॉब सीकर वीज़ा, कि आप जाकर जॉब सर्च करना चाहते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए जो वर्क परमिट पे मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स को पैसे देते हैं, वो हो भी नहीं पाता, वो प्रोसेस रुक जाता है, होल्ड हो जाता है या इलीगल प्रोसेस होता है। उन तमाम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड का। 14 ईयर्स एजुकेशन, जिसने BA BCom भी नॉर्मली किया हुआ है और 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस वो रखते हैं। उसमें IELTS की रिक्वायरमेंट भी 6 बैंड्स है, वो भी ओवरऑल। अगर किसी का 5.5 भी है तो वो भी चल जाएगा। तो बहुत ही इजी रिक्वायरमेंट्स है जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा की। आप जाएं जर्मनी, वहाँ पर आपको 6 महीने 1 साल का वीज़ा मिलेगा। आप जर्मनी जाके जॉब सर्च करेंगे, जॉब अगर आपको मिलती है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट मिल जाएगा, आप अपनी फैमिली को बुला लें, तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जर्मनी वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री इन द इंटायर यूरोपियन कंट्रीज। और अगर हम शेंजन कंट्रीज की बात करते हैं, उसके बाद आखिरी नंबर पे आता है स्वीडन। स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा का जो टोटल प्रोसेस है 3-4 महीने का प्रोसेस है। अच्छा, आपने भी जो टाइमलाइन की बात की थी, तो इमिग्रेशन में लोग इसलिए हेजिटेट फील करते हैं कि भाई 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे प्रोसेस में। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड का पाकिस्तान से जो इस टाइम प्रोसेसिंग टाइमलाइन चल रहा है, टोटल 3 से 4 महीने का चल रहा है। स्वीडन की बात की जाए 3 से 6 महीने का टाइमलाइन चल रहा है। तो जो लोग भी क्विक ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, 2026 में मूव होना चाह रहे हैं कि हम दिसंबर में और जनवरी 2027 का सूरज जो है हम किसी नए कंट्री में देखें, तो उन तमाम लोगों के लिए स्वीडन का ऑप्शन और जर्मनी का ऑप्शन उन लोगों के पास है। इसकी एजुकेशन क्राइटेरिया भी कम है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छा है इन पर, और इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, तो ओवरऑल आपने एक सारा बता दिया लोगों को कि भाई इस तरीके से अप्लाई करना है। अब अगर किसी ने जॉब के वीज़े के लिए अप्लाई करना है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, या फिर उसने अप्लाई करना है अमेरिका की तरफ, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है लोगों को वो अमेरिकन वीज़ा से रिलेटेड होती है। अब उसमें कई तरमीम भी कर दी हैं, बहुत सारी उन्होंने सख्तियाँ भी कर दी हैं, तो वो क्या करें? देखिए, अगेन जब भी डोनाल्ड ट्रम्प का कोई बयान आता है, कोई ट्वीट आता है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आते हैं, तो बड़ी एक खलबली मच जाती है मार्केट में ना, कि ऐसा हम करें ना करें, अमेरिका के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। मैं फ्रॉम द डे वन एक बात कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज, अमेरिका की इस टाइम पे जो पॉलिसीज हैं, वो तमाम इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट है। सही। और वो तमाम पॉलिसीज नॉन माइग्रेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। सही। अगर आप इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो कि EB2 NIW इमिग्रेशन है या फैमिली इमिग्रेशन है, जिसमें आजकल 17 साल लगते हैं, इस इमिग्रेशन के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं आ सकता किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का। उसके लिए एक बिल पास होता है, उसके लिए एक पूरी पॉलिसी मेकिंग होती है, एंड देन वो फिर जो पार्लियामेंट में पेश होता है, एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि US की इमिग्रेशन अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं तो उनको इस पॉलिसी के चेंजेस से कोई भी इफेक्ट नहीं आता नॉर्मली। 1 अक्टूबर से पॉलिसी रिवाइज होती है, और जो USA की एक कोटा रिवाइज हो जाता है जो पूरे साल के लिए चलता है। तो इस टाइम पर भी अगर कोई ऑप्शंस इमिग्रेशन के देख रहा है जो US से को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, EB2 NIW इज़ अ बेस्ट ऑप्शन विद द होल इमिग्रेशन, विद द होल फैमिली। और 2 से 2.5 साल का टोटल प्रोसेस है। पिटिशन बनती है, प्रेजेंट होती है उस गवर्नमेंट को, और उस पर आपकी अप्रूवल हो रही है। देखिए, रेजिडेंट कार्ड आपको डायरेक्ट मिल रहा है। ये अमेरिका का परमानेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम है। सही। तो आप ज़ाहिर एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है अमेरिका, और ज़ाहिर एक्सप्लोर आप करते हैं वहाँ पर। और अमेरिका की एक ख़ास बात ये है इस प्रोग्राम की
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो इमिग्रेशन हैं वो एरिया स्पेसिफिकेशन पे हैं। हाँ। कि आप जाते हैं तो आपको अगर जो कनाडा इमिग्रेशन दे रहा है तो ओंटारियो में रहना है आपको, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो न्यू साउथ वेल्स में रहना है, विक्टोरिया में रहना है आपको। यहाँ एरिया स्पेसिफिकेशन नहीं है। यहाँ पूरे 50 स्टेट में कहीं पर भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं, कहीं पर भी लैंड करें। आप बैंकर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी स्टेट में जाके आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बहुत आसान प्रोसेस होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग को लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं या फिर हम उस तरह से गो थ्रू नहीं कर सकते। अच्छा कंसल्टेंट जो है वो आपकी ज़िंदगी में चेंज लाने में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? ये मैं समझता हूँ बहुत अहम किरदार अदा करता है। लाइक आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे ना जिनको बाहर जाना होता होगा और वो ये भी कहते हुए आते होंगे कि हम फलां के पास गए थे, फलां के पास गए थे, लेकिन हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई। ये ज़रा बताएं। देखिए, सबसे मेन चीज़ इसमें एक्सपर्टीज, सही कि जो कंसल्टेंट आपका केस लेने जा रहे हैं, जो वो केस परफॉर्म करने जा रहे हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है। बहुत से कंसल्टेंट्स नए आते हैं मार्केट में, वो टेस्ट करते हैं क्लाइंट्स के ऊपर। अब जब टेस्टिंग वाली बात आती है तो डेफिनेटली उसमें रिफ्यूजल्स बहुत ज़्यादा आएंगे आपके। उस कंसल्टेंट का तो अपना एक स्किल सेट तो अपना बन जाएगा, लेकिन उस क्लाइंट का केस तो मतलब ज़ाहिर बात है रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जो कोई भी लोग जाती कंसल्टेंट के पास, सबसे पहले उसकी एक्सपर्टीज को चेक करें। सही। उसके पास्ट में क्या सक्सेस रहा है, कब से वो काम कर रहे हैं, किस इदारे के साथ वो मुलसनिक हैं, और वो कितने सिंसियर हैं अपने काम से। सक्सेस स्टोरीज मेरा ख्याल है गूगल के रिव्यूज से भी अंदाजा हो जाता है। मुख्तलिफ लोग आते हैं हमारे पास, गूगल के रिव्यूज को वेरीफाई करके आते हैं। सही। गूगल के रिव्यूज को लिंक्डइन के ऊपर जाके चेक करवा के वहाँ के लोगों से मालूम करके आते हैं कि कंसल्टेंसीज आपकी सही है या नहीं है। तो मुख्तलिफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं। आप उनका सोशल मीडिया चेक करें, आप उनके क्लाइंट से मुलाकात करें, पूछें आप उनसे क्या सक्सेस हैं। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि अगर एक्सपर्टीज़ कंसल्टेंट की तो ठीक है, तो देखें फिर अगर आपको गोल नहीं भी अचीव हुआ ना, मैं समझता हूँ बहुत से क्लाइंट्स उसके बाद भी बड़ा डिसहार्डनिंग हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम गेम कंसल्टेंट के हाथ में नहीं होता। आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि कंसल्टेंट अच्छा था हमारा। और देखें, अगर कोई भी पाकिस्तान का कोई भी बड़ा से बड़ा कंसल्टेंट या लॉयर भी अगर है, वो आपका केस अगर फाइट करता है तो उसका भी 100% रेशो नहीं होता। हाँ, कंसल्टेंट आपको ये एतबार हो कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे अपना 100% दिया था। अगर उसने अपना 100% दिया, देखें अल्टीमेट गोल अमेरिका के हाथ में है। सही। अमेरिका जो डिसीजन मेकर है या वो कंट्री डिसीजन मेकर है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो खुद से करने के बजाय अच्छा कंसल्टेंट ढूंढें और कंसल्टेंट पे बिलीव रखें। सही। और जब बिलीव रख लें तो बाद में वो ऐसी हेजिटेशन ना हो कि शायद इसने हमारा केस खराब कर दिया है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका लक यूज होता है उसके अंदर, और मतलब जो कंसल्टेंट है ना वो डिसीजन मेकर नहीं है बेसिकली। सही। तो आप तो ये अच्छा कंसल्टेंट आपको ढूंढना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाजिब भाई, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको हमारी शेफ से, जो कि आज बताएंगी आपको नए नए खानों की रेसिपीज। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हमें ज्वाइन किया हमारी बड़ी प्यारी सी शेफ़ हैं और इनका नाम है जनाब शिज़ा वसीम, और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो खाने बनाती हैं। आज इनसे पूछेंगे कि जो फूड हैक्स होते हैं, यानी कि खाने में अगर नमक तेज़ हो जाए या फिर खाना जो है आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम होती है खाने में कि काली दाल आपने बनाई, काली दाल जो है वो गाढ़ी हो गई, या फिर काली दाल जो है वो बहुत पतली हो गई, करना क्या है, इसके बारे में इनसे बात करेंगे। इसके अलावा इनसे पूछेंगे कि आज जो है क्या बनाकर लेकर आई हैं और फिर उसकी रेसिपी भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी अच्छा शिज़ा, सबसे पहले जो डिश आप बना के लेके आई हैं ना, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बताइए आप क्या बना के लेके आई हैं और इसकी रेसिपी जो है वो हमारे साथ में आप शेयर कीजिए। मैं आज चिकन निहारी बना के लेके आई हूँ। अच्छा। और जैसा कि आप जानती हैं ये हमारी ट्रेडिशनल और एक बहुत अच्छी रिच और ट्रेडिशनल डिश है। एग्जैक्टली, हाँ। मगर बहुत सारी खवातीन आजकल आपको पता है सबा इस तरह की हैं कि जो बहुत वर्किंग लेडीज हैं और बहुत टफ स्केड्यूल को फेस कर रही हैं। तो हम लोग तो समटाइम्स ये चाहते हैं कि कुछ क्विक एंड ईजी हो, मगर ट्रेडिशनल भी हो। सो इसलिए हम लोग चिकन निहारी को उस टाइम पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि चिकन निहारी, और आप जरा देखें आज है वीकेंड और है सुबह सुबह का दिन। मतलब ये सुबह का टाइम हो रहा है, और ये तो वैसे भी आपको पता है सुबह की ही डिश मानी जाती है। सुबह की डिश, और पता है लोग यूजुअली ये करते हैं कि इसके साथ नान या पराठे वगैरह मंगा के आते हैं। वैसे इसके साथ क्या कॉम्प्लीमेंट करता है, क्या चीजें इसके साथ खानी चाहिए? इसके साथ तो देखें आपको पता है हम लोग गार्निशिंग में तो अदरक और लेमन और कोरिएंडर के साथ इसको सर्व करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम लेते हैं नान और कुलचे, बहुत ज़्यादा इसके टेस्ट को एनहेंस करते हैं। इसके टेस्ट क्योंकि हाँ डेफिनेटली वो उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं जब हम खाते हैं। लेकिन हाँ मैं इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
जो आजकल के बच्चे हैं, आपको पता है सब किस तरह के बच्चे हैं, जेनजी जनरेशन है, यू नो आजकल। सो वो लोग क्या करते हैं कि ये इतनी रिच ट्रेडिशनल डिशेस बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते घर में। बिल्कुल। तो मैं समटाइम्स ना रोटी की जगह इसको वाइट राइस के साथ सर्व करती हूँ अपने बच्चों को। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो कि खवातीन अगर कुछ जिनके घरों में बच्चे ये नहीं खाना पसंद करते तो वो राइस के साथ ट्राई करें। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सही, चले जी, ये बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और घर में बैठे हुए जितने भी बूढ़े लोग हैं ना वो भी इसको बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर वो इसका जो सालन है उसका जो जायका होता है ना वो भी वो रोटी से लगा लगा के जब खाते हैं ना तो उनको बड़ा टेस्ट लगता है। वो भी इस बारे में कहते हैं कि नहीं जी हम भी ये थोड़ा थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा जी, क्योंकि एक बड़ी हेल्दी डिश हो जाती है और सर्दियों की तो ये फेस्टिविटी है भाई, विंटर सीजन इज ऑल अबाउट ईटिंग। अच्छा ये बताएं इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी बहुत क्विक एंड इजी सिंपल है, बिकॉज अगर हम बीफ या मटन के पे जाते हैं तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग चीज़ है, बट चिकन के साथ हमें बहुत इजी रेसिपी मिल जाती है। लाइक 40 to 45 मिनट्स में ये प्रिपेयर हो जाती है। क्योंकि डेफिनेटली अब चिकन है लेकिन उसको भी तो एक प्रोसेस से गुजारना है ना, बिकॉज उसका अरोमा जब तक नहीं आएगा निहारी में वो फ्लेवर। चिकन निहारी है और ये तकरीबन 45 मिनट्स में रेडी हो जाती है। कौन क्या इंग्रेडिएंट्स है और कैसे पकाते हैं इसमें जरा ये बताएं। आप स्टार्ट एक पॉट लेके पैन में आप या लेके ऑयल या घी, अगर आप घी ले लेंगे ऑयल की जगह तो वो भी एक अच्छा फ्लेवर देता है। सही। तो आपने ऑयल ले लिया, फिर उसके अंदर आपने अनियंस को, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके फिर आपने चिकन ऐड किया। चिकन का कलर चेंज हो जाए 5 to 10 मिनट्स में कुक होके उसका कलर चेंज हो जाता है डेफिनेटली। फिर उसके बाद हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ उसको थोड़ा अच्छे से कुक करेंगे। फिर उसके साथ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मोस्टली लोग रेडी मसाला ले लेते हैं। अच्छा। बट निहारी के जो ट्रेडिशनल मसाले हैं जो घर में मैं बहुत सारे मसालों से वो मसाला रेडी करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा अरोमा देते हैं, टेस्ट फ्लेवर इन्हांस होता है। सही। तो वो आप ऐड करें, फिर उसके अच्छे से कुक कर लें ताकि वो मसाला अच्छे से पक जाए। उसके बाद आप यखनी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है कि अगर आपके पास चिकन स्टॉक है, यखनी है, वो ऐड करें या पानी ऐड करके फिर इसको आपने 30 to 35 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है। सही। फिर जब ये कुक हो जाएगा, थोड़ा सा इसका शोरबा होता है ना वो थिक हो जाता है, फिर आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं आटे की जो स्लेरी बना के हम लोग ऐड करते हैं थिकनेस के लिए। वो डेफिनेटली वो निहारी का मेन इंग्रेडिएंट है और उसके बिना तो और वो बड़ा देखभाल के डाला जाता है, वरना उससे टेस्ट खराब हो सकता है। आपने उसको ना बहुत थिक भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं करना, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक टेक्सचर होता है ताकि इसके अंदर उसके ना स्पॉट्स आ जाते हैं छोटे छोटे। अगर आप खवातीन नोट करें कि अगर वो कभी गलत तरीके से डालेंगी तो अगर वो मिक्स करते हुए वेल तरीके से नहीं आपने मिक्स किया या अच्छे से आपने उसकी वो मिक्सचर नहीं रेडी किया तो उसके अंदर छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं वाइट निहारी में। तो ये बहुत मेन पॉइंट है, बिकॉज असल टेक्सचर तो निहारी को वही पार्ट दे रहा है ना। सही, बिल्कुल। उसकी थिकनेस उसी की वजह से आ रही है, उस वजह से आ रही है। तो बस वो आपने अच्छे से ऐड करके फिर उसको 10 मिनट्स के लिए और कुक करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि आटे के बाद थोड़ा कुक होना जरूरी है। फिर लास्ट में आप गार्निश करें जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये जिंजर के साथ जूलियन कट जिंजर और चिलीज और कोरिएंडर के साथ सर्व करें। सही, बिल्कुल। तो जब ये सर्व करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेबल खाना खिला के, और मुझे अभी ये देख के ही लग रहा है कि बहुत जो है ना वो टेस्टी होगी। बिल्कुल, ये हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिशेस जो होती हैं वो हैं ही ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि अब कुछ फूड हैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये इसमें नमक तेज हो जाए तो क्या करें? निहारी में ही चले, नमक तेज हो जाए, सालन में नमक तेज हो जाए तो क्या करें? ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। ये हमारे साथ घरों में भी यही होता है कि बहुत बार ऐसा होता है, बिकॉज समटाइम्स इंसान किसी और काम में भी इंगेज होता है तो हो जाती है मिस्टेक। तो नमक और मिर्चें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन आप इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हैक्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल लोग तो मोस्ट प्रोबेबली यही करते हैं कि वो आटे का एक बनाकर और वो उसमें ऐड कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला हैक है। लेकिन एक दो और हैक्स हैं जो बहुत ईजी हैं और वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मिर्चें इसमें ज़्यादा हो गई, फॉर एग्जाम्पल स्पाइसेस, तो हम लोग, मैं जो करती हूँ स्पेशली कि अगर आप प्याज ब्राउन करके और उसको आप ग्राइंड कर लें, उसका मिक्सचर बना के वो पेस्ट बना के ऐड करें, तो वो जो नेचुरल स्वीटनेस है ना अनियन की, वो इसकी स्पाइसेस को कट करती है। एक वो भी चीज़ है। और एक आप बॉयल आलू ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्ट को कट करना है 15 मिनट 20 मिनट आप आलू उसमें रहने दें तो वो सोक कर लेगा उसको। बिल्कुल। ये है। और फिर दही का यूज़ कर सकते हैं,
क्रीम यूज़ कर सकते हैं, वो इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर भी देगा और वो कंट्रोल करेगा स्पाइसेस को। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फेंट रहे हैं, दही जो है वो खट्टा है ज़्यादा, अब वो आपने डालना ही है, मजबूरी है सालन भूनते वक्त, तो उसका क्या करें फिर? वैसे तो इसमें दही का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर इसको किसी भी डिश में अगर दही खट्टा है तो आप उस दही के अंदर एक तो ये कि अब डेफिनेटली इसके हवाले से अगर नहीं बात करते, थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा मिल्क, दही को फेंटते हुए आप मिल्क ऐड कर लें तो उसकी जो थोड़ी खटास है ना वो मिल्क कट कर देता है। आप पानी की जगह उसमें थोड़ा मिल्क ऐड करें। मैं तो रायते में भी मिल्क ऐड करती हूँ, पानी कभी ऐड नहीं। कौन सा वो जो पैकिंग वाला? पैकिंग कर ले, ऑप्शनल है, नो वरीज। लेकिन अगर पैकिंग वाला होता है तो उसमें जरा स्वीटनेस भी आ जाती है, तो उसका खट्टापन कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है वो, सही। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जो है ना वो इश्यूज हो रहे होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं कि अगर आपने फर्ज करें कि चले भाई अभी ब्रेक की कॉल आ गई है तो हम पहले ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर फूड हैक्स के बारे में बात करेंगे कि सडन आपके साथ में कोई अगर इशू हो जाता है तो आपने कैसे अपना खाना जो है उसको मेंटेन करना है, सर्व करना है और कैसे पकाना है। हमारे साथ रहिए। चलिए जी, शेफ़ शीज़ा वसीम हमारे साथ हैं, बात हो रही है फूड हैक्स के ऊपर। शीज़ा, आप बताएं कि कॉमन फूड हैक्स क्या होते हैं और आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है? एक तो नमक वाली बात हो गई, दही हो गया, सबसे ज़्यादा नमक वाली चीज़ में प्रॉब्लम आती है। और मिर्चों में भी समटाइम मिर्चों में भी आती है कि मिर्चें तेज़ हो जाएं तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मिर्चें तेज़ हो जाएं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक जो मैं यूज़ करती हूँ कि अगर आप दही या क्रीम का यूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली एक क्रीमी टेक्सचर देता है और उसके अंदर एक स्वीटनेस भी ऐड हो जाती है, तो जो कि हमारी मिर्चों को और मसालों को, उसकी रिचनेस को कम करती है। सेकंड, हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल स्वीटनेस अगर आपको चाहिए, ये डेफिनेटली क्रीम और ये तो हो गई ना कि आपने एक स्वीटनेस ऐड की, मगर अगर हम नेचुरल स्वीटनेस पे जाएं तो हम प्याज को ब्राउन करके, तली हुई प्याज अगर आप उसका पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट ऐड करेंगे तो वो हमें नेचुरल स्वीटनेस देगा और वो उसके स्पाइसेस को कट करता है। सही। तो ये बहुत दो अच्छे फायदेमंद चीजें हैं जो कि हम लोग बड़ी क्विकली कर लेते हैं और हम बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, बिरयानी समटाइम्स दम करते हुए क्या होता है कि सब कुछ ठीक जा रहा होता है, मगर बहुत सारे घरों में जब बिरयानी फाइनल टच पे आ रही होती है ना तो वो टूट जाते हैं चावल। वो क्या वजह होती है कि चावल बिल्कुल वो गुलत्ती से हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं, खिले खिले नहीं रह पाते वो ना, या फिर अगर वो खिले खिले हों तो वो बड़ा सख्त हो जाते हैं फिर? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। असल में होता ये है कि जो चावल का वो पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, और फिर उसके बाद जो दम का है, अगर आपको उसका आइडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो ओवर कुक हुआ या वो फुल कुक हुआ राइस तो वो डेफिनेटली दम में टूटेगा ना, क्योंकि वो उसका अगर वो पूरा कुक हो चुका है तो दम में फिर उसके बाद जब आप चम्मच चलाएंगे तो वो ओवर कुक हो जाएगा। सही। हमें हमेशा चावल को एक कनी कहते हैं ना खवातीन हम लोग घर में, बिल्कुल, तो वो हमें एक लास्ट पॉइंट उसका जो है ना 5 मिनट्स का जो कुकिंग पॉइंट होता है वो हमें उसको छोड़ना होता है ताकि वो दम में कुक हो सके, फिर वो परफेक्टली कुक्ड होता है। अच्छा, क्योंकि अगर जब आपने चावल बॉईल किए हैं तो उसमें आपने 5 मिनट बॉईल करना है उसको, 5 मिनट लास्ट के हमने छोड़ देने कि वो थोड़ा सा कच्चापन उसका रह जाता है, फिर वो दम में कुक होता है। फिर वो जब दम करते हैं तो वो उसमें कुक होता है, वरना अगर आप पहले से ही ओवर कुक कर देंगे तो फिर वो जो होता है ना वही जो ओवर कुक होके वो टूट जाता है, और खिचड़ी वाले चावल बन जाते हैं। और फिर वो ये होता है कि आप किसी मेहमान के सामने जब सर्व करते हैं तो वो कहते हैं ये क्या इन्होंने हमें खिचड़ी खिलाई है या बिरयानी खिलाई है, ये किस तरह हो गए चावल ना। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जो कि ज़रूर देखना चाहिए। और ये अगर जब मेहमान आते हैं ना घर में तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। घर में बिरयानी अगर आप बना रहे हैं ना और टेस्ट वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन वो चावल अगर खिले खिले से नहीं हो, डिश में खूबसूरत नहीं लग रहे हो तो और वैसे मेरी तो एक तरह से स्पेशलिटी रही है ये हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बिरयानी को हमेशा मटके में दम दिया है। मटका बिरयानी बीफ की मैं बहुत, उससे क्या फायदा माशाल्लाह होता है? उससे फायदा ये होता है कि उसमें दम बहुत अच्छा आता है, वो जो चावल की एक लंबाई और उसकी अच्छा टेक्सचर होता है, पूरी बिरयानी बना के अगर दम उसको लगाना है तो उसमें भी लगा सकते हैं, बना लें या फिर उसमें दम लगा लें। अच्छा, वो बहुत अच्छा आपको देगा, अरोमा भी बहुत अच्छा आएगा, उसके फ्लेवर्स भी बिल्कुल फिक्स रहते हैं उसमें। मटके की बिरयानी में अगर हम मटके में दम देते हैं बिरयानी को, और वो चावल भी बहुत अच्छा रहता है। चावल भी फिर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये तो बड़ा एक डिफरेंट आपने बताया कि मटकी में भी जो है उसको दम किया जा सकता है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा फ्लेवर। अच्छा, मटका बिरयानी का बताएं वो क्यों डिफरेंट होती है? वो इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि देखें मटका बिरयानी में वो जो एक
मिट्टी के बर्तन का एक तो फ्लेवर है, एक उसका जो अरोमा, क्या जब वो मतलब खास बात क्या होती है मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना, या फिर ये वो जैसे फायदेमंद है ना। बिरयानी देखिए आप, हमारे एक ज़माने से हमारी ख़वातीन पहले मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्थ वाइज भी ठीक है। अब ये जो हम पॉट्स आजकल यूज़ करते हैं, कुछ नॉन स्टिक हैं, कुछ ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है डेफिनेटली। वो एक हेल्दी चीज़ है बिकॉज वो एक नेचुरल मिट्टी से बना हुआ बर्तन, उसका अरोमा भी अलग है, उसके फ्लेवर्स भी अलग आते हैं, जो खाना उसमें तैयार किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया शिज़ा वसीम हमारे शो पर आई और आज हमने बहुत सारे हैक जो इनसे डिस्कस किए, फिर रेसिपी भी इन्होंने हमें बताई चिकन निहारी की। और बिल्कुल अब जब खानों की बात होती है ना तो कराचीआइट बहुत शौक से खाने खाते हैं। तो आज जो है वीकेंड है और आज बहुत सारे लोगों को शादियों में जाना होगा, आज बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि वीकेंड पे कहाँ जाएँ। तो आपने कल सुबह जब संडे हो तो सुबह उठ के आपने ये शिज़ा की रेसिपी वाली जो चिकन निहारी है ये ट्राई करनी है और ज़रूर बताना है हमारी सोशल साइट पर कमेंट करके। चलिए जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए सिटी एट 10।